नए साल पर पीएम देंगे किसानों को सौगात। किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त करेंगे जारी। 10 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। वैष्णो देवी हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत। पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से लिया स्थिति का जायजा। आज से बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू। 15 से 18 उम्र की बच्चे बुक करा सकते हैं स्लॉट। 10वीं और आईडी कार्ड भी रहेगा मान्य। नेमावर हत्याकांड मामले में नया मोड़। जांच के लिए न्याय यात्रा निकालेगी भारतीय काजडे। बताया धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मुझे जान का खतरा। और कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा देश। हरियाणा में एक ही दिन में आए 428 केस। यूपी में 24 घंटे में मिले 251 मामले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आईटी की रेड में सिर्फ छानबीन। कानपुर में 24 घंटे से छानबीन जारी है। कन्नौज में मालिक मियां के घर पर कमरे में 22 और कमरे मिले हैं। जहां पर दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, नेमावर हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। ट्राइबर गर्ल की कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। जांच के लिए न्याय यात्रा भारतीय काजडे अब निकालेंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल इसमें हुए हैं। घटना पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख मुआवजे की घोषणा यहां पर की गई है। घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर आज से बच्चे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। 15 से 18 साल के उम्र के बच्चे बुक करा सकते हैं स्लॉट। और रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं और उनका आईडी कार्ड भी मान्य होगा। पहली खबर की ओर करेंगे जहां पर कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी मलिक मियां के यहां पर छापेमारी करने गई इनकम टैक्स टीम को एक कमरे के अंदर 22 कमरे मिले हैं। ये देखकर टीम चौंक गई। जब सभी कमरे खुलवा लिए तो उनमें काफी कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। मलिक मियां 5 भाई हैं। 2 भाई मुंबई और 2 कन्नौज में रहते हैं, जबकि एक भाई दुबई में रहता है और कंपनी का काम यही लोग संभालते हैं। बताया जा रहा है कि मलिक मियां का काम कन्नौज में सबसे बड़ा और पुराना है। कानपुर के महावीर केमिकल्स का मैनेजर छापेमारी के बाद मौका पाते ही फरार हो गया। इसके बाद टीम को अपनी कार्रवाई बीच में काफी समय के लिए रोकनी पड़ी। मैनेजर को वापस बुलाने के लिए आईटी टीम ने क्षेत्रीय पुलिस की मदद ली। पुलिस के समझाने के बाद मैनेजर वापस आया, तब जाकर टीम ने दोबारा से अपनी कार्रवाई फिर से शुरू की। अभी इनकम टैक्स की टीम एक्सप्रेस रोड स्थित महावीर केमिकल ऑफिस में मौजूद है। महावीर केमिकल के मालिक पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के नजदीकी कारोबारी बताए जा रहे हैं। इत्र कारोबार के लिए सपा एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पंपी के शेयर और संपत्तियों के कागजातों की जांच यहां पर चल रही है। इधर कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के यहां पर कार्रवाई देर रात खत्म नहीं हो पाई थी। वहीं मियां के यहां पर कमरों के अंदर कमरे मिले हैं जहां कई कागजात इनकम टैक्स ने जब्त कर लिए हैं। पंपी जैन और उनके कारोबारियों और उनके करीबियों के यहां पर पहले दिन की कार्रवाई में इनकम टैक्स को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, लगातार देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक छापे यहाँ पर पड़े जा रहे हैं। 24 घंटे से छापेमारी की कार्रवाई भी अभी भी जारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं अभी बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। हालांकि अभी जो दस्तावेज लगे हैं, कोई नकदी जो बरामद हुए अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि देर रात तक भी ये जो छापेमारी थी वो जारी है। हालांकि देखिए, चाहे वो कन्नौज का मामला हो चाहे वो कानपुर का मामला हो, कन्नौज में मालिक मियां के 5 जो दस्तावेज मिले हैं, जो कमरे के अंदर उनके कमरे जो ज्यादा मिले हैं उसके अंदर भी कई अहम सुराग लगे हैं, कई अहम दस्तावेज लगे हैं, कई कितने नकदी भी बरामद हुए हैं। हालांकि कानपुर में जिस तरह महावीर केमिकल का भी छापेमारी जो मैनेजर के फरार होने के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई ढीली पड़ गई थी, पुलिस के सहयोग से बुलाया गया, फिर उसके बाद वो कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि दोनों जगह नकदी ज्यादा बरामद होने की भी खबर है, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं आया, ना ऑफिशियली भी खुलासा हुआ है। हालांकि देर रात तक भी ये छापेमारी जारी थी और आज भी सुबह से छापेमारी जारी है। यानी कल बीते नए साल, आज नए साल भी लग गया, 2022 भी आ गया, लेकिन अभी तक छापेमारी जारी है। तो इस मामलों को लेकर चाहे वो मालिक मियां रहे हो चाहे वो जैन रहे हो,
दोनों जगह से भारी रकम जो इनकम टैक्स की चोरी रही हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छापेमारी हो रही है उसमें भारी रकम अभी भी बरामद हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार पर हमला कर रहा है कि चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई की जा रही, इससे पहले भी की जा सकती थी। हालांकि चुनाव है तो विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गई होगा, लेकिन कई बार अंशुल देखने को मिला है कि जब भी चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, चाहे बंगाल में रहा हो, चाहे दिल्ली में रहा हो, या अन्य राज्यों में रहा हो, जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जरूर सामने आती है जिसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है और विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को घेरता भी है। हालांकि अगर डिपार्टमेंट बात को माने तो उनके पास जब पुख्ता सबूत हो जाते हैं तो ही वो कार्रवाई करते हैं। उसे दोनों नजर से देखना चाहिए। हालांकि जिस तरह समाजवादी पार्टी के एमएलसीज भी है और अखिलेश यादव के करीबी है बताया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छापेमारी अभी भी जारी है और यहाँ से नहीं कि कन्नौज और कानपुर में है, जबकि महाराष्ट्र में भी जो मियाँ के जो भाई हैं वो मुंबई में भी रहते हैं। वहां पे भी ये खबर थी कि मालिक मियाँ के भाई के घर पे भी मुंबई में भी छापेमारी हुई है। तो ऐसे में अब खुलासा होने का देर है कि देर शाम तक खुलासा होगा कि क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, कितने लाख से कितने करोड़ों की इनकम टैक्स चोरी थी और कितने नकदी बरामद हुए हैं। हालांकि कानपुर में जिस तरह देखा जाए तो 150 से ज्यादा करोड़ रुपए वहां बरामद हुए हैं, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कन्नौज में भी इस तरह के भी रकम बरामद हो सकते हैं जिस तरह कमरों के अंदर कमरे मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए कन्नौज देश ही नहीं विदेशों में पूरी वर्ल्ड में यहाँ से कहीं ना कहीं इत्र जाता है। तो ऐसे में इनके एक भाई दुबई में भी रहते हैं, वहां पर भी बड़ा कारोबार है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी थी कि इनकम टैक्स की बड़ी चोरी की गई है। तो अब महावीर केमिकल्स और इसके साथ साथ कन्नौज में मालिक मियाँ क्या, तो ये ताबड़तोड़ जो इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं जिसके अंदर 22 कमरे मिले, कमरे के अंदर इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग सस्ते में है कि ऐसे में एक कमरे के अंदर 22 कमरा होना, उसके अंदर दस्तावेज होना, भारी रकम बरामद होना, ऐसे को लेकर कहीं ना कहीं जांच अभी और समय लगेगा और ये जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा होगा कि क्या कुछ दस्तावेज बरामद, क्या कुछ रकम बरामद हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से ये छापेमारी लगातार जारी है और भी चीजें निकलकर सामने आती जा रही हैं, क्या लगता है आपको अभी और कितने लोगों के ऊपर ये शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि लगातार जो इत्र कारोबारी है और उसके जो करीबी है उनके ऊपर भी अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निश्चित तौर पे महावीर केमिकल के मालिक जो थे पुष्पराज जैन, उनके पंपी के जो नजदीकी कारोबारी बताए जा रहे हैं मालिक मियाँ। अब मालिक मियाँ के घर के अंदर जिस तरह एक कमरे के अंदर कमरे मिल रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, तो अब मालिक मियाँ के जितने करीबी हैं, जहाँ जहाँ माल सप्लाई हुए हैं, हो रहे हैं देश में ही और विदेश में, तो वहां के भी दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। फिर उसके बाद उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनके यहाँ भी छापेमारी की जाएगी, ये भी अंदेशा है। क्योंकि जिस तरह पंपी के जो करीबी रहे हैं, जो कारोबारी में पार्टनर रहे हैं, उनके यहाँ जब छापेमारी हो रही है तो ये भी माना जा रहा है कि मालिक मियाँ के भी उन करीबों के यहाँ भी छापेमारी होगी जिससे दस्तावेज बरामद हुए। और ये देर रात भी खबर आई थी कि जिस तरह दस्तावेज कमरों के अंदर मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये छापेमारी और आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस बात को लेकर पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव देखिए कन्नौज में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने घेरा कि चुनाव के दौरान ऐसे ही मशीनरी को दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो डीएम हो, तहसीलदार और लेखपाल वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका जरूर मिला है कहने को, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो तस्वीर सामने आ रही है 150 करोड़ रुपए की जो बरामद हो रहा है, इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, उनपे पंपी के करीबियों के अंदर कमरे के अंदर कमरा मिलना, दस्तावेज मिलना, इनकम टैक्स की भारी रकम है उसकी चोरी करना, इसे कहीं ना कहीं इसे एक मैसेज भी जाता है जब कार्रवाई होती है तो दूसरा भी सतर्क होता है कि हमें इनकम टैक्स की चोरी नहीं करने से कहीं ना कहीं सरकार की जो रेवेन्यू है वो मजबूत होती है। तो ऐसे में दोनों नजर से देखना चाहिए, लेकिन ये जरूर अब बताया जा रहा है कि अभी मालिक मियाँ के जो करीबी है उनके जो दस्तावेज मिले हैं उनके यहाँ भी छापेमारी आगे हो सकती है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 24 घंटे से छापेमारी लगातार जारी है। कन्नौज के घर में एक कमरे के अंदर 22 कमरे मिले हैं। आईटी की रेड में सिर्फ छानबीन यहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में 24 घंटे से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी। दूसरी खबर की ओर करेंगे, जहां देवास के नेमावर में 6 महीने पहले प्रेमिका, उसकी मां, बहन समेत 5 लोगों की हत्या में सीबीआई जांच होने जा रही है। इस परिवार की एकमात्र जीवित बची सदस्य भारती काजरी ने इंसाफ के लिए न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। भारती ने कहा कि मैं न्याय की यात्रा की ओर कदम बढ़ाने के लिए किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगी। वारदात के बाद से ही मुझे कई बार धमकियां मिली हैं। मुझे कितना भी डराए मैं पीछे नहीं हटूंगी और न्याय यात्रा निकाल कर ही रहूंगी। उधर सरकार ने ताबड़तोड़ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। इस न्याय यात्रा को लेकर भारती का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते
आरोपी लंबे समय से सलाखों के पीछे होने से बाहर है। अन्य बेटियों के साथ इस तरह की घटना न हो, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रही हैं। तो निमावर हत्याकांड में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निमावर हत्याकांड में नया मोड़ आया है। उन पांचों हत्याकांड के बाद एक जो जीवित बच्ची है भारती काजडे, उसने न्याय यात्रा निकालने की मांग यहाँ पर की है और जांच के लिए वो न्याय यात्रा निकालेंगी। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी डरा ले, वो न्याय यात्रा निकाल कर ही रहेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं और मुझे जान का खतरा भी है। तो ट्राइबल गर्ल की कड़ी चुनौती अब निकलकर सामने आ रही है। जांच के लिए वो न्याय यात्रा निकालकर ही रहेंगी, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी भी आरोपी जो है वो सलाखों से के पीछे होने से बाहर है, अभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अब खबर में आगे, जहां पर नए साल की शुरुआत एक दुखद हादसे के साथ हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 14 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, उनमें धक्का मुक्की हो गई और इसी बात से लेकर भगदड़ मच गई। और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के चलते यह हादसा हुआ है। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल हादसे के बाद यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। प्रधानमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है और हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए भी वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैष्णो देवी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची है और भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जताया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा शोक भी व्यक्त किया है। चलिए बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की गई थी और इसके लिए 1 जनवरी यानी 1 साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग कोविन ऐप या ऑन साइट की जा सकेगी। वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग के लिए 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी और देश में इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविन के अलावा वेरीफाई वैक्सीनेटर के जरिए ऑन साइट भी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा यहां पर की थी और इसके साथ ही ये हमने 60+ उम्र वाले ऐसे बुजुर्गों को 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा की है जो कॉम्बोटीज के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज देने का ऐलान यहाँ पर किया गया था। देश में 145
करोड़ वैक्सीनेशन का डोज दिया जा चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजे तक 145 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीके की खुराकें दी जा चुकी थी और इसके तहत 84.46 करोड़ की पहली खुराक और दूसरी खुराक लोगों को दी जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी पवन, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पूरा हो जाए इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू यहाँ पर हो जाएगा। अब 3 तारीख से वैक्सीनेट उन्हें भी किया जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 3 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 जनवरी से लेकर 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी घोषणा भी उन्होंने की थी। इसके लिए 1 जनवरी से उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी से वैक्सीन का जो स्पॉट की बुकिंग होगी वो कोविड ऐप के द्वारा की जाएगी। साथ ही इसका जो ऑनलाइन साइट भी दी जा चुकी है। जो इसका जो स्लॉट बुक होगा इसके लिए भी ऑनलाइन की वेबसाइट होगी, इसका ऐप होगा। इस पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसकी वैक्सीन की जो स्पॉट आईडी होगी वो 10वीं का आईडी कार्ड मान्य होगा। इसी के साथ बच्चों को केवल भारत बायोमेट्रिक की जो वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही देश के इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। 10वीं की जो आईडी होगी, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, वो कार्ड के रजिस्ट्रेशन एवं जो आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसी के लिए क्योंकि स्टूडेंट के पास आधार कार्ड और भी जो पहचान पत्र नहीं होते हैं, तो सरकार की जो गाइडलाइन के मुताबिक जो 15 साल से लेके 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी है, तो उनका जो आईडी कार्ड होगा तो वो हाई स्कूल की मार्कशीट को लेकर ही मान्य रहेगा। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने 60 वर्ष के जो उम्र वाले ऐसे बुजुर्गों को 10 जनवरी से वैक्सीन की जो फ्री काप्सिक डोज की घोषणा की थी। साथ ही 10 जनवरी का इनका जो 145 करोड़ का वैक्सीनेशन डोज दिया जा चुका है। इसके लिए मिनिस्ट्री के मुताबिक जो 7 बजे से लेके इनका 145 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरीके से लोग अब जो जागरूक हो रहे हैं उसमें बच्चे भी जो हैं अब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसकी किस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि इनके जो रजिस्ट्रेशन का ऐप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से एक ऐप लॉन्च किया गया है। लॉन्च पे जो 15 से 18 साल के बच्चे होंगे इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसी के साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है कोविड टीका की। उस पर भी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनका जो स्लॉट बुक होगा, जो डेट मिलेगी, उस पर वो जाके अपना कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवा सकते हैं। साथ भी और भी जो बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो वो भी उनके पास भी आधार कार्ड, वोटर आईडी और भी तमाम जो दस्तावेज हैं उसको लेकर भी वो अपना, क्योंकि 15 से 18 साल के जो बच्चों की वैक्सीनेशन डोज होगी वो 3 जनवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन जो 60 साल के ऊपर जो वैक्सीनेशन का डोज लगेगा वो 10 जनवरी के बाद लगेगा। तो उनके भी दस्तावेज ऐप के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा अपने जनसेवा केंद्र हो या कहीं ऑनलाइन सेंटर पे जाके वो करवाने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद वो अपना कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, तो जिस तरीके से अब 15 से 18 साल तक के बच्चे जो है वो अपना स्लॉट बुक करेंगे और अब वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जाएंगे, तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 10वीं का आईडी कार्ड भी जो है वो मान्य रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड और दूसरी जो प्रूफ है वो कहीं ना कहीं इनके पास नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके पास जो बहुत सारे प्रूफ होते हैं आइडेंटिटी के लिए, वो हाई स्कूल के लिए मान्य होगा, क्योंकि और भी तमाम जो दस्तावेज होते हैं वो उनके पास मौजूद नहीं होते। इसकी सुविधा केंद्र सरकार ने पहले से ही इसकी योजना बनाई थी। उसके बाद में इन्होंने ये नियमावली लागू की थी कि उनका जो हाई स्कूल जो 10वीं की आईडी कार्ड होगा वो भी मान्य होगा, क्योंकि इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार अपने उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो वो लगातार प्रयास करती आ रही है कि इसका जो
जो प्रीपेड करप्शन डोज देने की जो बात कही जा रही है, उसको जो इनकी आइडेंटिटी कार्ड है उसको दिखाने के बाद, ऑनलाइन कराने के बाद इनका जो वैक्सीनेशन डोज लगेगा वो कहीं ना कहीं इनके जो दस्तावेज होंगे उसके द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इसी के साथ ही और भी अगर हम बात करें, फायर वैक्सीनेटर के जरिए जो ऑन साइट भी वैक्सीनेशन का स्पॉट बुक करने के बाद जो बात कही जा रही थी। और इसी के साथ अगर एक जानकारी और भी हम देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर ये घोषणा की थी, और उसके बाद में अब जो इसका 3 जनवरी से इसका ऐलान किया था, लेकिन आज मतलब न्यू ईयर आज ही से इसका वैक्सीनेशन डोज जो होगा वो कहीं कहीं शुरुआत की जा रही है और इसकी बुकिंग भी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये भी माना जा सकता है कि 2022 का 15 से 18 साल के बच्चों को एक तोहफा भी माना जा रहा है। जी पवन, इसमें देखा जाए 15 से 18 साल तक के लोगों को भारत बायोटेक का ही टीका जो है वो लगाया जाएगा। अगर टीकाकरण की बात करें तो पिछली बार जब वयस्कों में टीका लगाया जा रहा था तो कहीं कहीं शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। तो क्या 15 से 18 साल तक के बच्चों को जिस तरीके से आज स्लॉट बुक करने की यहाँ पर बात कह दी गई है, बहुत सारे लोग अपने स्लॉट भी बुक करेंगे, तो भारत बायोटेक का टीका सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कल से ही इसकी जो 145 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीके की खुराक कल भी जो है कुछ लोगों को दी गई थी, लेकिन इसके तहत जो 84.86 करोड़ पहली खुराक जो थी और 60.62 करोड़ रुपए की दूसरी करोड़ की दूसरी खुराक को लोगों को दी जा चुकी है। इसी के साथ अगर सुविधाएं की हम बात करें तो क्योंकि उन्होंने आज से ही जो स्लॉट की बुकिंग है वो शुरुआत हो गई है। साथ ही इसका अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, ये कहाँ कहाँ पे होंगे, तो जिस प्रकार से आशा बहुएं और भी कार्यकर्तियां जो है स्वास्थ्य विभाग की वो जो कैंप लगा के करती थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी उसी नियम के साथ वो जाके जगह जगह पे कैंप लगाएंगे, सीएचसी केंद्रों पे लगाएंगे, ग्राम पंचायत में लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो स्लॉट बुकिंग होगी, क्योंकि पहले भी इसकी जो दिक्कतें आ रही थी, स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही थी, इसके लिए भी ये सुविधा है कि लोग जाएंगे और डायरेक्टली भी कुछ ये सुविधा दी गई है कि अपने जो सीएचसी केंद्र होंगे, जो पंचायत केंद्र होंगे, वहां पे जाके वो स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और वहीं पे स्लॉट बुकिंग के करने के बाद वो खुद अपने ऐप के द्वारा आशा बहुएं जो होंगी, जो स्वास्थ्य कार्यकर्तियां होंगी, वो अपने ऐप के द्वारा स्लॉट बुक करके तुरंत डोज 15 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनको देंगे। इसके साथ ही और भी जो तमाम लोग आएंगे, तो क्योंकि साइट की बहुत समस्याएं होंगी, तो इसके लिए कहीं न कहीं लोगों को बहुत सुविधा भी प्रदान की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी अब अपना स्लॉट बुक करा सकेंगे। 3 जनवरी से इसकी शुरुआत यहां पर की जाएगी और रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। ये सबसे अच्छी बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि 10वीं के आईडी कार्ड से ये पता चल जाएगा कि वो 15 साल से ऊपर का है। और इसके साथ ही कई बच्चों के पास में आधार कार्ड या दूसरे आईडी प्रूफ न होने की वजह से इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।